एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों मेरी सारी क्लासेस आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी। तो आप लोग वीडियो को जो है ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं ले आ रही हूँ सब आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य के जो चारों नायक कवि हैं उनके बारे में एक एक करके अच्छे से देखा। उनसे संबंधित जो भी फैक्ट वैचारिकी जो भी इम्पोर्टेंट समथिंग चीज़ें हैं सारी जो है हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दक्कन या दक्कनी का जो गद्य है वह। अब आप लोग जानते ही होंगे कि खड़ी बोली का जो प्रारंभिक रूप है वह कैसे हुआ। ठीक है, इसको हम लोग दो जो है बिंदुओं को आधार लेकर समझते हैं, एक दक्कनी गद्य का साहित्य और उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य। ठीक है, जिसमें से उत्तर भारत में खड़ी बोली ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने आप लोग को पहले ही करा दिया है। और आज की क्लास में हम लोग दक्कन से संबंधित जो है देखेंगे कि दक्कनी का जो गद्य है उससे जो है किन जो है बिंदुओं को पढ़ना अनिवार्य है और प्रश्न कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से और आप लोग क्लास देखिएगा और सारी बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, तो जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप, जिसमें जो है पहला आता है दक्कन या दक्खनी का गद्य। ठीक है, दूसरा है उत्तर भारत में खड़ी बोली का गद्य। ठीक है, अब इसका जो है समय भी आप लोग लिख सकते हैं कि 17वीं से 18वीं शताब्दी या उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य, और पहला है दक्कन या दक्खनी का गद्य, यह जो है 14वीं से 15वीं शताब्दी इसका समय वर्ष आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो है क्या पहला पॉइंट कि खड़ी बोली गद्य का आरंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य का आरंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, ठीक है, दक्षिणी, देहलवी, जवानी हिंदुस्तानी आदि नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और जो है दक्खनी का जो गद्य है ना उसमें जो है जो दक्षिण के गद्य लेखक हैं उसमें जो है विशेष उल्लेखनीय नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जी का मिलता है। हालांकि बहुत लोग हैं इसमें, शाह मीरा हैं, शम्स उश्शाक हैं, अमीनुद्दीन आला हैं करके, और मुल्ला वजही, जिनमें से हमें 3 पढ़ना है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज का और मुल्ला वजही जी के बारे में, और शाह मीरा की एक रचना है बस। अदरवाइज ये जो मैंने भी नाम लिया है शम्स उश्शाक, अमीनुद्दौला, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, ठीक, इनका जो है आप लोग समय याद रखिए 1318 और दिल्ली के निवासी थे। इन्हें दक्खनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। किसको? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जी को दक्खनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया जाता है। इनकी जो है रचना है मिराजुल आशिकीन, ये बहुत ही इनकी जो है प्रसिद्ध रचना रही है। ये आप लोग एकदम अच्छे से रट जाइएगा। ठीक है, अब देखिए ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जी को दक्खनी हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है, तो इन्हीं की ही तो रचना को माना जाएगा। तो इनकी कौन सी रचना को दक्खनी गद्य की प्रथम पुस्तक माना गया है? मिराजुल आशिकीन। ठीक है, मिराजुल आशिकीन दक्खनी की पहली जो है प्रथम पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, दक्खनी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में सूफी धर्म का उपदेश दिया हुआ है। इनकी दूसरी रचना है शिकारनामा, तीसरी है तिलावतुल वजूद, चौथा है हिदायतनामा, पांचवा है रिसाला सेहवारा या जिसको 12 माशा भी कहते हैं। तो इनमें भी अगर आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट है मिराजुल आशिकीन, ठीक है, शिकारनामा, हिदायतनामा और रिसाला सेहवारा। ठीक है, ये जो है चारों अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो है किसकी रचना है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जी का। ठीक है, अब अगला जो है हम लोग देखे हैं दक्खनी गद्य में दूसरे जो है शाह मीरा जी को। शाह मीरा जी की बस आप ये एक रचना पढ़ लीजिए। ठीक है, बस अगर पूछा तो, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है पढ़ लीजिएगा। शाह मीरा जी की रचना है शरहम गुब वलूब। ठीक है, सरहम गुब उलूब, ये जो है शाह मीरा जी की रचना है। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्य के साहित्यकार मुल्ला वजही। ठीक है,
मुल्ला वजही का समय आप लोग याद रखिए 1605 ईस्वी 17वीं शताब्दी या फिर, ठीक है, पूछ भी सकता है। और इनको जो है आप लोग पढ़िए कि दक्षिणी हिंदी के विकास में इनकी गद्य रचना जो सबरस, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1635, विशेष महत्वपूर्ण है। और यह पूछा भी गया है कि सबरस किसकी रचना है, और इसका जो है आप लोग समय याद रखिए, ठीक। दक्षिणी हिंदी के विकास में मुल्ला वजही की जो गद्य रचना है सबरस 1635 ईस्वी, विशेष महत्वपूर्ण है। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानते हैं। देखिए, रचना की बात करें तो किसको बताना है आपको, सबरस को बताना है। प्रथम गद्य लेखक की बात करें तो किसको बताना है, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन, ठीक है, ये जो है आप लोग को याद रखना है। और सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य लेखक माना जाता है, ठीक है। ये आप लोग ना एक एक पॉइंट जो है याद रखिए। देखिए, उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य लेखक सबरस, दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मिराजुल आशिकीन, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन, ठीक है ना। ये सब जो है बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन याद रखने की ज़रूरत होती है। कुतुब मुस्तरी भी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है, ठीक है। इनकी दो रचना है, सबरस और कौन सी रचना, कुतुब मुस्तरी। सबरस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष 1635 से। और एक चीज़ और आप लोग याद कर सकते हैं, अब मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, ऐसे याद आ गया मुझे। ये जो हम लोग उत्तर भारत में खड़ी बोली के गद्य में पढ़े थे इंसा अल्लाह खां जी को, अब देखिए जो मुल्ला वजही जी है ना, इनका प्रभाव जो है इंशा अल्लाह खां आदि परवर्ती गद्य लेखकों पर पड़ा है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि इंशा अल्लाह खां पर किसका जो है, किस दक्षिणी गद्य के साहित्यकार का प्रभाव पड़ा है, तो आपको बताना है मुल्ला वजही और इंशा अल्लाह खां। ये दो नाम याद रखिए ना बस, ठीक है। प्रभाव एक दूसरे पे, अभी आएगा प्रश्न तो आप लोग कर सकते हैं अच्छे से, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। जो है मुल्ला वजही का प्रभाव खड़ी बोली के उन नायक कवि कौन से, इंशा अल्लाह खां पे जो है इनका प्रभाव पड़ा है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये चीज़ें आप लोग की कवर हो गई होंगी, ठीक है। जितने भी दोनों पॉइंट मैंने करवाया आप लोग को, खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप आप लोग का कंप्लीट, दक्कन दक्कनी गद्य, उत्तर भारत में खड़ी बोली, ठीक है। जितना मैंने बताया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे उसमें आप लोग घटा तो नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग ये इम्पोर्टेंट इतना ही पढ़ेंगे और आज चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है आदिकाल लोक कथाओं पर, और दूसरा है नाथों की रचनाओं पर, तीसरा है दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, चौथा है सूफियों की यौगिक साधना पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, नाथों की रचनाओं पर। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है, ठीक है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है, आपको पता ही होगा। गोरखनाथ के गुरु का नाम मसुंदर नाथ। अगला जो है प्रश्न है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न पीजीटी में पूछा गया था 2000 में, ठीक है। सन 2000 में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है त्रिकुटी, दूसरा है वक्रनाली, तीसरा है राजतंत्र, चौथा है शंखिनी। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों के साहित्य में उल्लिखित बंक नाली शब्द इसमें दिया है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए जो ये वक्रनाली है, बी वाला ऑप्शन वह नहीं है, बाकी त्रिकुटी, राजदंत और शंखिनी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। कथन है तो इम्पोर्टेंट होगा ही, ठीक है। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह जो है बताना है हम लोगों को। यह कथन किसका है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। दूसरा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर की सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचार करें, आज मिलकर ये समस्याएं सभी किस कवि की पंक्तियां हैं। पहला ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है दिनकर और चौथा ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त जी की दोस्तों पंक्तियां हैं और यह पंक्तियां किस इनकी रचना से उद्धृत हैं, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती से उद्धृत है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिए। और जैसे कि देखिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं आप लोग, तो प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और कोरिलेट करके करिए। जैसे अगर जैसे इसमें चलिए आप लोग को पता चल गया कि हाँ मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अब मैथिली शरण गुप्त जी का आ गया भारत भारती। अब भारत भारती से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं ना दोस्तों, याद करने की कोशिश कीजिए, या फिर जहाँ अपना नोट्स होगा उसको खोल कर अच्छे से देखिए, याद आ रहा है। हाँ ठीक है, देखिए इसमें याद करना नहीं, मतलब रिवीजन, मतलब बस देखना, देख लेंगे ऑटोमेटिक वो रिवाइज हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, या तो पहले से ही होगा, इतने दिन से जो है आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। अब हालांकि भले एग्ज़ाम इतना लेट हो रहा है, 1 साल होने को आ रहा है, बताइए, तो ठीक है। बाकी जो कुछ चीज़ें छूटी होंगी वो अपना आप लोग समय रहते तैयार कर लीजिए। ठीक है, इनकी मंशा जब भी हो एग्ज़ाम कराने की होगी तो इसी साल ही, तो जो कुछ भी छूट रहा हो वो अच्छे से तैयार कीजिए। रही बात संस्कृत की दोस्तों, आरती जी बहुत बार मुझसे बोली, हम आरती जी संस्कृत अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो बहुत अनुभवी हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनसे मैं पूछी भी हूँ कि संस्कृत आखिर पढ़ें कहाँ से, क्या, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि संस्कृत के कम से कम अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से कोशिश तो यही हो कि 8 हो ही जाए, है ना। तो जो मैं अपना जो है शॉर्ट नोट्स लिखूंगी, जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, वो सब आप लोग को मैं बताऊंगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। बाकी और सब चीज़ें आप लोग कवर करते रहिए, और जो भी जैसे कि मैं भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को एक एक चीज़ कवर करवा रही हूँ, वो ऐसे करवाती रहूँगी एग्ज़ाम के तक। ठीक है ना, तो एकदम परेशान मत होइए, आप लोग संस्कृत पढ़ाएँगे हम अच्छे से। तो ठीक है, अगला प्रश्न है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है। तो देखते हैं हम लोग। पहला जो है ऑप्शन है रश्मि रथी, ये सब इनकी जो है रचनाएं हैं। रश्मि रथी, दूसरा है उर्वशी, तीसरा है कुरुक्षेत्र, चौथा है ओंकार। तो आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, यह कथन रामधारी सिंह दिनकर की इनकी रचना कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में देखिए भीम व युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा है तो युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की गई है। तो ये 2 नाम आप लोग को याद होने चाहिए, कुरुक्षेत्र में भीम व युधिष्ठिर। ठीक है, ये जो है क्लियर होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है कि कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की संज्ञा दी है या कहा है। तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है मन्नू भंडारी, चौथा है अमृता प्रीतम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा। ठीक है, अब देखिए, तो ये कहा तो है, किसने, ये भी याद रखना है आपको, निराला जी ने कहा है। किसको कहा है, महादेवी वर्मा जी को। क्या, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। ठीक है, और इन्हीं को ही आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक, अगला जो है प्रश्न है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तो यह जो है पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है। तो पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है बच्चन, चौथा है महादेवी वर्मा। तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की रचना की बात करें तो जैसे कि निहार है, रश्मि है, नीरजा है, शांतगीत है, दीपशिखा है, सप्तपर्णा है, अग्निरेखा, ये सब महादेवी वर्मा जी की जो है रचनाएं हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लासेस जो है पसंद आई होंगी, और दोस्तों ज़रा सा भी पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, जो अभी इसके पहले मैंने प्रश्न पूछा था आप लोगों से, आप लोगों में जो है रेखा शर्मा जी और आरती जी ने बहुत सही जवाब दिया था कि सुमित्रा नंदन पंत की कृति युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना जाता है। बहुत ही अच्छी तैयारी है दोनों लोग की। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछती हूँ एक बहुत ही अच्छे से जवाब देती हैं, अच्छा लगता है,
इसी तरीके से आप लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए जो भी कमेंट बॉक्स, मतलब जैसे एक तरीके से मुझे लग रहा है कि इन दोनों लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।